नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 15 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट के पेपर को देखेंगे और ये पेट का पेपर है, पेट 2022 का। तो उसके पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए करंट अफेयर से आया है और कितने क्वेश्चन जीएस से आया है, और मैथ का भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। मैथ का जो 5 क्वेश्चन मैथ का है, ग्राफ और तालिका का सारे शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग एक एक बार में सॉल्व करेंगे अलग से, ठीक है। लेकिन उसका भी आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो यह किसने शुरू किया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था। ये क्वेश्चन हमने डेली करंट अफेयर में आप लोगों को पढ़ा रखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की है? तो यह यूके ने किया है। और यह भी क्वेश्चन हमने डेली करंट अफेयर, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए फोर्स करता था, क्योंकि मैराथन लास्ट में बहुत काम नहीं आता, काम आता है जो आप डेली करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी तीसरे का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न हमने कई बार आपको रिवीजन करवाया है डेली करंट अफेयर में, कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस बच्चे ने भी सही आंसर लगाया है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये वाराणसी में किया है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था, ये अगस्त का करंट अफेयर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। हमारा अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो यह नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार, यानी माननीय योगी जी के द्वारा यह काम किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह है लक्षद्वीप। अगर सबसे बड़े की बात किया जाएगा तो अंडमान निकोबार हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगर तटीय की बात किया जाए तो अंडमान निकोबार है, और उसके बाद से लक्षद्वीप हमारा सबसे छोटा है। हमारा अगला प्रश्न है कि छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आप याद रखेंगे 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश है, त्रिपुरा है, इस तरीके से असम है, बहुत सारे राज्य जो हैं भारत के साथ सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश से। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो क्या है? जलाटी है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है, और इस लड़के ने भी सही आंसर लगाया है। हमारा अगला प्रश्न, ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि थॉमस कप अभी हुआ था, तो मैंने कई बार इसको, और ये कम्युनिटी टैब में भी ये क्वेश्चन मैंने डाला था कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। 2 क्वेश्चन जो मैंने कम्युनिटी टैब पे आपको जो क्वेश्चन देता हूं, वो 2 क्वेश्चन तो हमारे सीधे सीधे कम्युनिटी टैब से आए हैं। पहला क्वेश्चन है, और दूसरा है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने बताया था कि गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के दिन ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सहारे से अंग्रेजों को भगाया था, और गांधी जी के 2 बड़े शस्त्र थे, इसीलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके कम्युनिटी टैब से ही क्वेश्चन मिल गए थे, यानी सीधे सीधे 2 क्वेश्चन का प्रॉफिट जो हम कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं उससे मिला है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ये तो सभी को पता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये किताब है, ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है फसल पैटर्न में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय रेखा में परिवर्तन। तो ये तीनों जो हैं कि क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के अपेक्षित परिणाम है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा ए सभी। अब देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे 19 से 23 में एक आपको दिया गया है गद्यांश, इसको पढ़ना है और इसको आंसर देना है। तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ लिए हैं हम ऑलरेडी, लेकिन अब इसका हम सीधे सीधे आंसर पढ़ेंगे। अब हम दोबारा इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो 19वें का सही आंसर क्या हो जाएगा कि आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं, सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। जैसे ही आपको नौकरी मिल जाता है, आपके माँ बाप का सपना भी पूरा हो जाता है, सुख चैन की जिंदगी आप बसर करते हैं और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है, अरे फलाने इस पोस्ट पे है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें साथ नहीं रख पाती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बच्चों के परिवार के सदस्यों पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विदेशों में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है। अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक सबल तर्क चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधूरे संस्कार, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विदेश जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी क्या हो जाएगा, जग हंसाई होगा कि देखिए इनका बेटा इनकी बात नहीं मानता, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपने पुराने जमाने की चीजों को यहाँ थोपना चाहते हैं, इसके लिए कौन सही दोषी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर दो हो सकता है, एक तो बी भी है, दो पीढ़ियों का अंतराल हो जाता है, क्योंकि दो पीढ़ियों का जब अंतराल होता है तो सोच में परिवर्तन होता है। पुरानी पीढ़ी जो होती है वो पुराने परंपराओं को फॉलो करती है और जो नई जनरेशन होती है वो नए परंपराओं को, आज के जमाने को फॉलो करती है। लेकिन इसका आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर बी और डी दोनों हो सकता है, इसलिए आप इसको स्टार करके रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब 24 से 28 तक के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 24वें का क्वेश्चन क्या है कि आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोच्च मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न आपसी राय थोपे। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते। तो जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू और बेटियों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं, यानी 25वें का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 26वां। तो 26वें का सही आंसर क्या होगा कि माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों में बदलाव से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और इसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। देखिए दोस्तों, इस पैसेज को आप लोग जरूर पढ़िएगा, इस गद्यांश को आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके माँ बाप और आपके बीच रिलेशन को दर्शाता है और इससे कुछ सीखने का प्रयास आप लोग जरूर करिएगा कि माँ बाप की इज्जत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण क्या होता है। तो माँ बाप संतान और परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, बाड़ी का असंयम और बहु बेटियों की जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 28वां। 28वें का प्रश्न क्या हो सकता है कि कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देने की बात करते हैं। तो जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं
और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, अब ये ग्राफ और तालिका का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको क्यों? क्योंकि इसका आंसर अगर हम कराने लगे तो बहुत टाइम लगे। इस जितने भी शिफ्ट के ग्राफ और तालिका के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है और मैथ के, हालांकि मैथ के जो 5 क्वेश्चन है उसको मैं आज इसी वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, लेकिन अलग से मैं आप इन सब को सॉल्व करा दूंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि किसी जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत संख्या न्यूनतम क्या है? तो इसका 29वें का सही आंसर हो जाएगा ए, जिला ई। यानी 5 जिले इसमें दिए हुए हैं, 5 जिलों में से आपको आंसर बताना है, तो जिला ई इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2012 में है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का जिला प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वाले की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2013 हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो 32वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 32वें का सही आंसर हो जाएगा जिला ई, इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि समीक्षा दिन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 88.6454% है। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी हमारा तालिका से है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 34वें का? तो 34वें का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, जो इस बच्चे ने एकदम सही किया है। यानी मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उसी कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या से अनुपात कितना है? तो 59:80 का है। हमारा अगला प्रश्न है कि कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या जनवरी से अप्रैल तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35वें का डी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। यानी इस बच्चे ने बड़ा मेहनत किया है और क्या किया है कि सारे क्वेश्चन लगभग सही किए हैं, ग्राफ और तालिका वाले। 36वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो 36वें का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 144 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37वें का बी, यानी कि 118। ठीक, 38वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 38वें का भी सही आंसर डी हो जाएगा, यानी ये भी इस बच्चे ने सही किया है। हमारा अगला प्रश्न भी है, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। अब पाई चार्ट मैंने आप लोगों को कराया भी था, ठीक है। तो इसका 39वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 39वें क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि 86%। ठीक, हमारा अगला है कि छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? तो 40वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 40वें का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, 41वें का सही आंसर क्या होगा? तो 41वें का सही आंसर भी सी हो जाएगा। और 42वें का सही आंसर क्या है? खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत खर्च कम किया जाता है? तो इसका भी डी ऑप्शन, यानी कि 42 का डी सही हो जाएगा। ठीक, 43 का सही आंसर क्या होगा? तो 43 का सही आंसर ऐसा मतलब सॉल्व करने पे इसका एग्जैक्ट मान नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसको हम स्टार पे रखेंगे क्योंकि एग्जैक्ट मान जो ऑप्शन में है वो नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग स्टार में रखेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 44वां। तो 44वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 44वें का सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि 45:68 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है 45वां। 45वां का सही आंसर क्या होगा? तो 45वें का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम अलग से कराएंगे, बस आप लोग आंसर की तरीके से देखें कि आपका कितना सही हो रहा है। 46वां क्या है कि यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय रुपए 200 करोड़ था तो 2002 में क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा 46वें का? तो 46वें का सही आंसर बी, 260 करोड़ रुपए। उसी तरीके से 47वें का क्या हो जाएगा? तो 47वें का सही आंसर बी होगा, 102 करोड़ रुपए। ठीक है, उसी तरीके से 48वां का सही आंसर क्या होगा? तो 48वें का सही आंसर सी हो जाएगा, 464 करोड़ रुपए। और वहीं अगर बात किया जाए 49वें का,
तो 49वां हमारा जीएस का प्रश्न है। जीएस और मेडिवल हिस्ट्री से प्रश्न है, मुगल काल से संबंधित है। तो जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम बताइए। तो आपको पता है अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था, ठीक है। और उसको फिर से किसने लगवाया था? तो औरंगजेब बहुत ही कट्टर मुसलमान था, कट्टर शासक था। और इसी औरंगजेब के बाद मुगल काल का पतन हो जाता है इसके कट्टरपन के कारण। क्योंकि आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदू रहते थे और हिंदुओं के बीच में इस तरीके की कट्टरपन नहीं चल पाता, क्योंकि बहुल संख्या में जनसंख्या हिंदू थी, इसीलिए मुगल काल का पतन हो जाता है और इसने जजिया कर को पुनः आरंभ किया था। इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो आपको पता है कि रेलवे को सबसे महत्वपूर्ण योगदान, और आज के समय में भी, क्योंकि अगर रेलवे ना होता तो हम एक जगह से दूसरी जगह ना होता, और रेलवे ने अंग्रेजों को भी बड़ा फायदा बताया। रेलवे बन जाने के कारण अंग्रेज जो भारत के अंदर तक प्रवेश, गांवों तक प्रवेश नहीं कर पाते थे, इस माध्यम से वो गांव के अंदर तक प्रवेश कर गए। इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका है कि पंचतंत्र की कथाएं, यानी पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, ये आपको मालूम ही होगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट यानी 15 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा टफ है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं। फिर भी ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप आसानी से, अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से 60 प्लस या 65 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेठ थे? तो हरिसेठ के दरबार में कौन रहता था? तो समुद्रगुप्त के शासन काल में कौन रहता था? तो हरिसेठ रहते थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो देखिए, इसका कुछ लोग सी आंसर लगाए हैं, कुछ लोग डी लगाए हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, नमक तोड़ने के कानून के बाद ही सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमक आंदोलन तोड़ने के लिए सबने अवज्ञा शुरू किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा, ठीक है। लेकिन कई लोग इसका डी ऑप्शन बता रहे हैं, जो गलत है। सिर्फ नमक आंदोलन तोड़ने के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन का दायरा बहुत बड़ा था, इसलिए इसका सी ऑप्शन एग्जैक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो इसका विद्रोह के परिणाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया, यही इसका सबसे बड़ा परिणाम था, ठीक है। यानी 55वें का क्या आंसर आएगा? 55वें का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? देखिए, अगर सबसे गहराई की, ऑप्शन के आधार पे अगर गहराई की बात किया जाए तो बैकाल झील हो जाएगा, क्योंकि बैकाल झील सबसे गहरा है इस ऑप्शन को देखते हुए। लेकिन अगर सबसे बड़े झील की बात करें तो कैस्पियन सागर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन, यानी बी और डी। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्टार पे रहने देंगे, इसका या तो बी होगा या तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस पे आप क्वेश्चन आयोग के आंसर की पे डिपेंड करेगा। है हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी थे, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1935 से फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था और इस बार भी क्वेश्चन आया, और एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर सेकंड शिफ्ट में भी आ गया है, वो कौन आया है मैं आगे आपको बताऊंगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA का गठन किसने किया था? तो मोहन सिंह ने किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका अधिग्रहण कर लिया था, मतलब इनको सौंप दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि सागौन के जंगल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इस मानसून को क्या कहा जाता है? तो इस मानसून को प्रफुष्ट या बादल का फटना कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रीनविच टाइम है। और फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछा था कि ग्रीनविच टाइम और जो मेरिडियन टाइम है उससे कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे था, ये क्वेश्चन आया था। यानी और इस बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है। तो ग्रीनविच टाइम मीन टाइम क्या इसका होता है? जीएमटी का फुल फॉर्म होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, यह क्रूड या अशोधित जन्म दर, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 63वें का बी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और ये अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण था, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। तो किसके लिए आरक्षित है? तो परमाणु और ऊर्जा उत्पाद के लिए आरक्षित है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 65वें का। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री मोंटेक आहलूवालिया, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक में ही सबसे बड़ा नियोक्ता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र का दायरा सबसे बड़ा है। और इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो पंजाब को चुना गया था। क्यों चुना गया था? क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और पंजाब में खेतिहर लोग ज्यादा हैं, यानी खेती करने वाले लोग जाते हैं वहां पे। भूमि भी बहुत बड़े पैमाने पे है खेती करने के लिए, इसीलिए पंजाब को चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? यह भी मैंने संविधान में आपको पढ़ाया था जब मौलिक अधिकार पढ़ाया था, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया था, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है? तो देखिए, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा, ये भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, जैसे कि आप लोग बस वस क्या, जब आप लोग धरना प्रदर्शन करते हो तो बस वस को जला देते हैं आप लोग, सरकार क्या करती है? मुआवजा दे देती है। योगी सरकार में तो सीधे आपके घर समन पहुंच जाएगा, तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये सभी क्या है? मौलिक कर्तव्य के हमारे क्या है कि ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सभी अम्लों में समान तत्व हैं, तो किसके हैं? तो ये है हाइड्रोजन का, यानी कि इसका भी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में लेपित होता है तो टेफ्लॉन लेपित होता है, और इसीलिए ये बड़ा ही नुकसान करता है। नॉन स्टिक में आजकल खाना बड़ा तेजी से बन रहा है, लेकिन इसके बड़े नुकसान है टेफ्लॉन के। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? तो संसद का कार्य है कानून बनाना है। हमारा अगला प्रश्न है कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है, यानी कि इसका 75 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 76 का सही आंसर क्या है? प्रकाश वर्ष का माप क्या है? तो प्रकाश वर्ष तारों की बीच की दूरी को मापता है, यानी कि तारकीय दूरी हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जो आपके मैथ से संबंधित है, और ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मालूम हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होता है, ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए, ऊपर जो मान है ए के स्थान पे वही मान यहाँ पे नीचे भी है, और बी के स्थान पे जो मान है वही स्थान पर है।
तो अगर a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर के जो मान आ जाएंगे उससे ऊपर का ये मान और ये मान पूरी तरीके से कट जाएगा क्योंकि संख्याएं एक है। बचेगा कितना? तो बचेगा सिर्फ हमारा 2.1 प्लस 5.8 और इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 7.9 आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल की बात कर रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो देखिए पहला जो गोला बनेगा उसमें क्या है कि 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जो भौतिकी में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद से दिया है कि 80% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो तर्कणा में उत्तीर्ण हुए हैं और 55% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं, यानी कि भौतिकी में भी उत्तीर्ण हुए हैं और तर्कणा में भी। तो यहाँ पे 55% आ जाएगा। तो 70 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो इसका 55 में से 70 घटाएंगे तो आएगा 15, ठीक है। उसी तरीके से 80 में से 55 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 25 आएगा और प्लस 55 को जोड़ देंगे तो इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा पास होने वाले अभ्यर्थी। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? इसका मान आएगा 95%। लेकिन अगर 95% व्यक्ति पास हुए तो फेल कितने होंगे? तो 100 में से 95 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5%, यानी कि 5% व्यक्ति फेल हुए हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो यह है व्हेल, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा की अवधि से प्रभावित होता है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका दशमलव मतलब भिन्न से दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो हर का आप एलसीएम ले लीजिए, लेकिन हर का एलसीएम लेने बैठ जाएंगे तो बहुत लंबा एलसीएम चला जाएगा और आपके लिए परेशानी हुई। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में हर से अंश में भाग देना है। तो जब हर में अंश से भाग देंगे तो 11/13 की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी और वो कितना आएगा? तो वो आएगा आपका 0.84। वहीं 4/9 को अगर 9 से भाग देंगे 4 में तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? तो इसकी वैल्यू आ गई 0.44, ठीक। उसी तरीके से 5/7 की वैल्यू कितना आएगा? तो 0.71 आएगा और 11/13 का 8.84 आएगा और 13/17 का कितना आएगा? तो 0.76। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? तो 0.84 यानी इसका है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह इसको बना लेंगे तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जाता है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है? √9 माइनस 4√5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 9 को लिख सकते हैं पॉइंट रूट का स्क्वायर, ठीक, अब प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर। यानी अगर रूट का स्क्वायर करेंगे 5 रूट का तो ये 5 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 5 4 मिलके कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमारे मान में कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 4.√2 को 2 इंटू 2√5 कर सकते हैं ना। अब ये किस फॉर्म में चेंज हो गया? अब ये चेंज हो गया है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज हो गया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्म में ये चेंज हो गया। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस क्या लिख सकते हैं? प्लस इसको हम लिख सकते हैं, नहीं माइनस होगा ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये चेंज हो गया। तो ये माइनस कितना हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर। यानी इसका ये किस फॉर्म में चेंज होगा? ये हमारा चेंज हो गया है √5 - 2 के होल स्क्वायर में, ठीक। और ये रूट हम लोग लगा देंगे। तो देखिए अब ये होल स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म हो जाएगा ना। ये वाला रूट खत्म हो तो आंसर कितना आएगा? -5 - 2, यानी कि इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में बदलेंगे तो
उसके लिए क्या करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 रूट 5 कर देंगे। अब ये किस में चेंज हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज हो गया। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से चेंज हो गया, तो इस होल स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, रूट 5 माइनस 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन औसत से है। तो औसत निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, यानी जितनी संख्याएं उससे भाग देंगे और उसी संख्या यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 से भाग दे देंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा, यानी कि 140 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है हिंदी से है, अस्थावर का विलोम क्या होता है, तो जंगम होता है। ठीक, बिल्ली को पहले ही मारना चाहिए का अर्थ है, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ है कि भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। स्व अल्प का संधि विच्छेद क्या है, तो ये कौन सा है, ये यड़ संधि है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूधन अल्प हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इति का सही अर्थ क्या है, तो इति का मतलब क्या होता है, इति का मतलब होता है जैसे कहता है इतिश्री करना, यानी इति का मतलब होता है समाप्ति, और समाप्ति का मतलब से क्या हो जाएगा, समाप्ति और विघ्न, इसका सही आंसर हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इस शब्द का लिए एक शब्द क्या है, तो ईश्वर में विश्वास करने वाले को आस्तिक बोलते हैं और ईश्वर में विश्वास न करने वाले को नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, हमारा अगला है इंग्लिश का पैसेज है, तो पैसेज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर क्या है कि 89 का बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रेन गिफ्ट देयर टीचर, ते क्या देते हैं, थैंक यू कार्ड देते हैं। जैसे आप बचपन में जब आप पढ़ते होंगे तो आप अपने मैडम को या सर को अपने थैंक यू कार्ड दिया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली अ हॉलीडे, तो क्या वैलेंटाइन डे की कोई हॉलीडे होता है, तो नहीं, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि टेम का सिनोनिम्स आपको बताना है, तो टेम का सिनोनिम क्या होता है, डोसाइल होता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसी तरीके से रैपिड का एंटोनिम क्या होता है, तो रैपिड का एंटोनिम टार्डी होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। उसी तरीके से दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा है कि वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 93 का क्या होगा, तो 93 का सी स्टोइक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन एक जरूर पूछा जा रहा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी मां के पिता की इकलौती बेटी है, तो ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है, तो यह बेटा इसका रिलेशन हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा अगला है कि कथन दोनों कथनों को पढ़े और तय करे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने डेली करंट अफेयर में आपको करा रखा है। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी का निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देशों को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दिया है, तो ये भी नेपाल को दिया है, यानी कि इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए, तो इसका असंगत क्या होगा, तो इसका असंगत 301 होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड हो गया, फर्स्ट शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन आया था और सेकंड शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन आया कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2002 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDU के रूप में कोडित किया जाता है, तो इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाता है, ये कोडिंग डिकोडिंग का पेपर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 100वें का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि TGGFDE हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा 15 अक्टूबर 2022 के पेट के सेकेंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस। यानी हमने देखा कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। आप आराम से अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई किए होते तो
70 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। और अगर आपने मेरा डेली करंट अफेयर और प्लस जीके की जो मैंने रिवीजन क्लास चलाई थी आप लोगों को, अब पहले 1 महीना पहले अगर उसको देखा होता तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ जाते। हिस्ट्री के सारे लगभग क्वेश्चन आप लोग कर लेते, उसी तरीके से पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन आप लोग कर लेते, और करंट के तो लगभग सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेते। तो ये था सेकंड शिफ्ट का पेपर। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।